हेलो एवरीवन। देखो भाई, लास्ट लेक्चर जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था यूनिट 1 का, उसमें जो हमने टॉपिक किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं थोड़ा आपको उसका रिकैप दे देता हूँ। ये कंडक्टर था सिलेंड्रिकल, जिसकी लेंथ हमने ली थी ए। उस पर वी पोटेंशियल लगाया था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला गया था स्मॉल ई कैपिटल वी टाउ एम एल। ये स्मॉल वी वेलोसिटी है, कैपिटल वी पोटेंशियल है, ये मैंने लिख दिया है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एंड एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था। अब यहाँ देखना भी, मैंने करंट की डायरेक्शन ये आपको बताई थी, शायद आपको 10th में याद होगा। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में जाता है, ये करंट की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट उसके अपोजिट चलता है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें रिलेशन यूज होने वाला है अभी, और वो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वो करंट बन जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो हम करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज इंपॉर्टेंट वन, रिलेशन बिटवीन करंट दैट इज आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप किससे लिखते थे? वी डी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो अभी अब करके हैं, जो एवरेज वेलोसिटी थी जिससे इलेक्ट्रॉन चलते थे पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ये देखो, फिर से आप वही कंडक्टर ले लेते हैं, सेम डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था। सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ओके, उसकी लेंथ है एल, उस पर बैटरी लगा दी हमने वी, जिसकी कोई ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है पोटेंशियल की। स्टिल चलो मैं लिख देता हूँ, इसकी लेंथ है एल और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो ये हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, एल लेंथ का, ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ लिख देना भी, लेट ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो हमने लेट किया है। एल क्या है उसकी लेंथ और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ एक चीज नहीं है अभी, वहां पे अपने पिछला जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला आर्टिकल लिया था उसमें एन के लिया था नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है अभी। यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इसमें मैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा? पहले क्या करता हूँ, करंट निकालता हूँ, फिर उसमें देखता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। वायर में टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? पहले मुझे वायर में इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। एंड बाय द वे, ये एन वो इलेक्ट्रॉन है जो चल सकते हैं, दैट मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। सो मच बेटर, दीज आर, यू कैन राइट दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वायर में देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं फिर बता दूं, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट ले रहे हैं कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। देखो, इस कंडक्टर का एरिया है ए, लेंथ एल, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्केयर एच। पाई मतलब पाई आर स्केयर एरिया इंटू लेंथ, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी ए एल। अब एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? वो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? ए एल। तो ये स्टेप समझो भी ध्यान से। एक यूनिट वॉल्यूम थे एन इलेक्ट्रॉन, तो इतनी वॉल्यूम में कितने होंगे उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब टोटल चार्ज जो मूव कर सकता है, ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1। ये रहे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अपना चार्ज क्यू। अब करंट क्या कैसे रिलेटेड है चार्ज से? करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ये रहा चार्ज, मैं ऊपर से पुट कर देता हूँ चार्ज की वैल्यू। तो करंट को मैं लिख देता हूँ आई, चार्ज की वैल्यू क्या है? एन ए एल ई बाई टी। ओके, ये आ गया। देखो
ये चार्ज की जगह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू ई, ये टोटल चार्ज था जो मूव कर सकता था, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें देखो भी L बाई टी क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी इलेक्ट्रॉन ने, L, टोटल टाइम सपोज यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है t, तो लेंथ बाई टी क्या आएगा, वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ये लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट इजिकल टू क्या आ गया, एन ए, ई पड़ा है और इस L बाई टी को मैं लिख रहा हूँ V D। ओके, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ऐसे याद रखते हैं, I इजिकल टू वीना से याद रख लेना भाई, इसे याद रह जाता है I इजिकल टू वीना। अब आगे इस चैप्टर में ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है। तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है, करंट इजिकल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ मैंने डी लिखा है, यहाँ भी लिख देता हूँ, डी छोटा सा लगाना होता है, डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपली देखो कैसे किया, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मान लिए, लेंथ मान लिया, एरिया मान लिया। तो पहले टोटल वॉल्यूम निकाली, उसको n से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस पर चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज, चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो करंट। तो ये चार्ज, मैं करंट निकाल रहा था एक्चुअली, तो चार्ज अपॉन टाइम किया, उसमें L बाई टी क्या आ गया, वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे अगला जो टॉपिक आपने 10th में किया हुआ है अभी, ओम्स लॉ। ओके, तो अभी वो करवा रहा हूँ, ओम्स लॉ, देख लेना अभी इसको ध्यान से। ओम्स लॉ ये आपने बहुत अच्छे से कर रखा है। ओके, ये ओम्स लॉ करवाने से पहले मैं आपको देखो एक बार समझाता हूँ किसी दूसरे पेज पे। देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप वीडियो लेक्चर कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, तो पानी फ्लो करता है हायर हाइट टू लोअर हाइट, सेम चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सपोज इस पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ है 0 वोल्ट, तो मैं इसको कंडक्टर से जोड़ देता हूँ, किसी बार से मैंने जोड़ दिया। तो अब इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10 वोल्ट, तो करंट फ्लो करेगा। अब दूसरी बार यही इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल है 50 वोल्ट। अब मैं इनको कंडक्टर से जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 10 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 50, 50 वोल्ट। तो इसमें भी चार्ज फ्लो करेगा, इसमें भी चार्ज फ्लो करेगा, इसमें भी करंट होगा, इसमें भी करंट होगा। तो करंट किस में ज़्यादा होगा, आप देखो, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। ओके, तो करंट ज़्यादा होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ 10 वोल्ट था कम करंट है, यहाँ 50 वोल्ट है ज़्यादा करंट आएगा। तो यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, यहाँ 50 वोल्ट था। ओके, सो ओम्स लॉ समझो भी क्या है, करंट पढ़ा हुआ आपने ध्यान से, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to length potential difference across conductor, या वोल्टेज भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। ओके, तो ये अपना कोई कंडक्टर था, इस पे सपोज मैंने पोटेंशियल कितना लगा रखा है V, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखना भी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी लेटर ऑन इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर हम क्यों बोलते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का ध्यान रख लेना। अब सिंपली ओम्स लॉ की बात करें तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, और इधर जो कांस्टेंट है दैट इज R। तो आपको कोई कहे ओम्स लॉ क्या है, तो आपने ये स्टेटमेंट नहीं बोलनी भी, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये तो आप उस पर मैथमेटिकली अपने कैपिटलाइज कर लिया कांस्टेंट लगा के। ओम्स लॉ यहीं तक है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इजिकल टू क्या आ गया, RI, एंड दिस R इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इज कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर। देखो ये कांस्टेंट क्या है, अब अगर मैं ये कंडक्टर लेता हूँ,
तो इस पे मैं यहाँ वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा करूँगा तो करंट ज़्यादा आएगा, पर इसका रजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर मैंने कंडक्टर ही बदल लिया, मैंने कंडक्टर ये ले लिया, तो इसका रजिस्टेंस कुछ और होगा। तो आर कांस्टेंट तो है, पर एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। आप कंडक्टर बदल दोगे तो आर वेरी हो जाएगा। तो ये अपन ने जो वायर ली थी इसका रजिस्टेंस कांस्टेंट था, तो आर इज रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। अब आर की यूनिट मुझे लगता है सबको पता होगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ भी। आर इजिकल टू, देखो ऊपर से क्या आएगा, वी अपॉन आई, यूनिट ऑफ आर। यूनिट ऑफ आर होते हैं ओम, उसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इसका। दिस इज एक्चुअली ओमेगा, प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा, पर हम इसको ओम ही कहेंगे। तो मैं आर के यूनिट बता रहा हूँ ओम, पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट और करंट के यूनिट एम्पियर। तो अगर आपको 1 ओम को डिफाइन करना है तो सिंपल डेफिनेशन है कि किसी कंडक्टर पे हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया और उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। इफ आफ्टर अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल करंट स्टार्ट फ्लोइंग 1 एम्पियर, या थोड़ा वर्बली मैं सही नहीं हूँ भी, इफ आफ्टर अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल 1 एम्पियर करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सेड टू बी 1 ओम। ओके, तो ये ओम्स लॉ था, इतना आपने 10th में पढ़ा था। अब हमें इसके आगे थोड़ा सा करना है भी। ओम्स लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है +2 के विद रिस्पेक्ट टू। तो अभी देखो मैं ये पीछे वाले रिलेशन उठा रहा हूँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला और ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन जो आया था, और मैं इसको यहाँ एज इट इज ऐसे लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 अपनी ये पढ़ी है, v इजिकल टू आई आर, मैं और लिख रहा हूँ एज वी नो, इसी में चल रहा है ये ओम्स लॉ में, दिस इज अगेन इन ओम्स लॉ। एज वी नो करंट इजिकल टू क्या होता है, वीना से मैंने कहा था याद रख लेना, NEA वीना, VA, और ये V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इक्वेशन में इसको 2 लिख देता हूँ। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, भी आपको सब पता होना चाहिए, अभी करके आए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं, क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या थी, EV टाउ बाय ML, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसमें ये स्मॉल v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डिफरेंस कर रहे हैं अभी, दिस स्मॉल v इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कैपिटल V इज पोटेंशियल। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, वोल्टेज। तो ये दोनों रिलेशन हम कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं 1 में पुट करने वाला हूँ। तो यूजिंग 3 इन 2, नॉट 1, 2 में पुट करने वाला हूँ। तो देखो ये I इजिकल टू NEA, ये तो पड़ा रहेगा NEA, इस V की जगह ये नीचे वाली वैल्यू क्या, EV टाउ बाय ML। ओके, तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, E 2 बार E आ गया तो E का स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं V को एक साइड लेके जा रहा हूँ, बाकी सारा कुछ एक साइड। तो ये क्या बनेगा, ML NE स्क्वायर टाउ A, ये टाउ है भी, इंटू I। मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो ये थोड़ा टाउ अगर आपको मिसमैच सा लग रहा है, मैं ये स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू ML NE स्क्वायर टाउ A इंटू I। क्या किया हमने, हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी थी, उन दोनों को एक दूसरे में हमने V की वैल्यू ऊपर पुट करके थोड़ा इक्वेशन को रीअरेंज किया। देखो ये ML इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, I के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको इधर नीचे ले गए। तो ये मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ये आ गई इक्वेशन 4। अब इसको मैं इक्वेशन 1 से कंपेयर करने वाला हूँ, ये इक्वेशन 1 ओम्स लॉ से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, ये इक्वेशन 1 मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 एंड 4, कंपेयरिंग 1 एंड 4, देखो V I, तो ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये किसके इक्वल है, R के। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, ML NE स्क्वायर टाउ A। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, जो आपने 10th में तो नहीं पढ़ी थी। तो अब देखो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम एंड एरिया। अब इसमें से देखो भी ये आपने पढ़ा होगा, कहीं लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है। अब इसमें से सबसे इजी क्या है चेंज करना, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई भी। ओके, ये हमने जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था उससे इक्वेट करके ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इसमें से भी लेंथ और एरिया तो चेंज करना बहुत आसान है, सिंपली देखो ये समझने की ट्राई करना। ये मेरे पास एक चार्जिंग वायर है, ये इसकी लेंथ है, मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दूं,
तो मैंने इसकी लेंथ तो हाफ कर दी और एरिया डबल कर दिया। ओके, तो हमारे हाथ में लेंथ और एरिया चेंज करना तो बहुत ही आसान है। हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं कर सकते, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते, टाउ और एन को हम चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आप मटेरियल बदल दोगे। देखो कॉपर में ज़्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम में कम होते हैं। तो हम सिंपली आपको मैं बताऊं तो इनमें से एन और टाउ चेंज कर सकते हैं, पर वो भी इतना ईजी नहीं है, लेटर ऑन आपको पता चलेगा। तो इसमें एल और ए को छोड़ के बाकी को चेंज करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए टेम्परेचर और मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कोई नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं। क्या? इसको मैं लिख रहा हूँ रो। आपने ये पढ़ा हुआ है पहले भी, इक्वेशन 6, और इक्वेशन 5 और 6 से कंपेयर करो तो रो किसके इक्वल आ गया। देखो रो किसके इक्वल आ गया, मैं इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर कर रहा हूँ। तो आर और इसको मैंने इसको रो लिखा है, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया, एम एन ई स्केयर टाउ। दिस इज इक्वेशन 7 एंड दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो एल बाई ए, जो आपने 10th में भी पढ़ा था। और रो किसके इक्वल होती है, एम एन ई स्केयर टाउ। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये ओम्स लॉ में अभी सब कुछ चल रहा है। तो दो टर्म्स मैंने नई आपको बता दी है, रेजिस्टिविटी, रो, और वो रेजिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, और रेजिस्टेंस का ये नया फॉर्मूला है अपने पास। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालने हैं अभी फ्रॉम 6। आर इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। ओके, पहले तो मैं इसके यूनिट निकाल देता हूँ। देखो रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी के आपको पता नहीं है, मैं इसके यूनिट्स निकाल रहा हूँ। लेंथ के यूनिट मीटर, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या आने वाले हैं, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, ये तो रेजिस्टिविटी के यूनिट है। अब कोई आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने को कहे तो कैसे करोगे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखो इफ लेंथ अगर हम 1 मीटर ले लें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होंगे, इक्वल। ओके, ये पी नहीं है अभी, इट्स रो, ऐसे इसको लिखते हैं, इट्स प्रोनाउंस एज रो, आर एच ओ, रो। शायद +1 में आप इससे डेंसिटी भी डिनोट करते रहे हो। ओके, तो अभी सुन लो, अगर आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें और 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर ले लें, तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होंगे, सेम। तो दिस इज रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, और उसके यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो देखो भी अभी हम ओम्स लॉ कर रहे थे, दोबारा से देख लो, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा है, मैं ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूँगा। V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन पता है, तो इसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई। उसको रीअरेंज करके मैं इस फॉर्म में ले आया, V इज इक्वल टू आई इंटू समथिंग, इसको ओम लॉ से कंपेयर कर दिया, V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस की ये वैल्यू आ गई। तो अभी रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें से भी एम एन ई स्क्वायर टाउ ये लगभग कांस्टेंट होते हैं, तो इसको मैंने रो पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। तो इन दोनों को कंपेयर करने से रो की वैल्यू क्या आ गई, एम एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, तो दिस इज रेजिस्टिविटी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना वो होगा कि टेम्परेचर, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब यहीं से आइडिया लगाओ आप, देखो इसी फॉर्मूले के, देखो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से बताऊंगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को आप चेंज नहीं कर सकते, मैं पहले बता देता हूँ। लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एन और टाउ पे भी डिपेंड करेगा। तो याद करना, रिकॉल करना जो आपने कभी पहले पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, टाउ टेम्परेचर से चेंज होगा, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो एन चेंज करने के लिए हमें नेचर ऑफ मटेरियल मींस मेरे पास एल्युमिनियम है, तो मुझे रेजिस्टेंस अगर कम करना है तो मुझे कॉपर लेना पड़ेगा, और कम करना है तो मुझे सिल्वर लेनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, देखो नेचर पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया पे। ये टॉपिक अगला नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं फॉर्मूले टिक कर रहा हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ये फॉर्मूले नए हैं आपके लिए, ये तो आपने पहले भी पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये तो आपने पहले भी पढ़े थे। तो ये फॉर्मूले प्लीज़ इनको याद रख लेना भी अच्छे से।
तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम फैक्टर जिन जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। ओके, चलो टिल देन बाय। देखते रहना भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना।